स्टूडेंट्स, चलिए वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो ये भी लेंदी होगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जो कुछ भी इस वीडियो में है उसको अच्छे से समझ लेना। तो एक्सरसाइज 10.2 आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से समझेंगे आप। इसमें फर्स्ट आता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर एक वेक्टर है हमारे पास ए बी वैक्टर, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिंपल ए वेक्टर से। दूसरा है बी सी वैक्टर, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम बी वेक्टर से। और एक तीसरा वेक्टर है ए सी वैक्टर, जिसको हमने डिनोट किया है सी से। ओके, अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखिए, जो हमारे पास ये ए वेक्टर या ए बी वेक्टर है, इसका ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट। जो बी सी वेक्टर है हमारे पास, ये वाला बी, इसमें बी इनिशियल पॉइंट है और सी टर्मिनल पॉइंट। तो ध्यान देना है आपको, ए बी वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से बी सी वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, मीट करता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो ये ए सी वैक्टर होगा, जिसका ए इनिशियल पॉइंट है और सी टर्मिनल पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वेक्टर एडिशन होगा सी इक्वल ए प्लस बी, या यूं कहें ए सी वैक्टर से ये सारे के सारे इक्वल ए बी प्लस बी सी। दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से यदि दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मीट करता हो, तो उस कंडीशन में जो तीसरा वेक्टर होगा ये पहले दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी ये जो ए सी वैक्टर है ये इक्वल होगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ओके, चलिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। देखिए, यहाँ पर ए बी वैक्टर है हमारे पास, बी सी वैक्टर है और ए सी वैक्टर है। ये तो हो गया पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही। ध्यान देना है आपको, बी सी वैक्टर है बी वैक्टर, तो बी सी डैश वैक्टर होगा माइनस बी वैक्टर। क्यों? क्योंकि बी सी वैक्टर और बी सी डैश वैक्टर यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये आप डायरेक्शन एरो के साइन से देख भी पा रहे हैं। ओके, तो देखिए ए बी वैक्टर का टर्मिनल पॉइंट है बी और बी सी डैश वैक्टर का टर्मिनल पॉइंट बी, सॉरी इनिशियल पॉइंट है बी। तो पहले वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मीट करता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो ये ए सी डैश है ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी सम इसका और इसका सम होगा। तो क्या है सम, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर देखिए जो लॉ है वो पैरेललोग्राम लॉ है, ट्राइंगल्स लॉ नहीं, पैरेललोग्राम। देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया है हमने, ओ ए सी बी, कुछ ऐसे। ओ ए वेक्टर है, ए सी वेक्टर बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर ए वेक्टर है। डायरेक्शंस आप एरो में देख ही पा रहे होंगे। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना ओ ए डिस्टेंस है उतनी ही बी सी डिस्टेंस है पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। और आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। और जितना ए सी है उतना ही ओ बी है पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, इसलिए बी वेक्टर यहाँ पर और बी वेक्टर यहाँ पर। ओके, अब वही कंडीशन सेम यहाँ पर बनते हैं दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट ए है वो ए सी वेक्टर की इनिशियल पॉइंट ए है, यानी दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं, एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। सिमिलरली एक दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर हमारे पास ओ बी सी। देखिए ओ बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट बी है, लेकिन बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी बी है, यानी एक ही पॉइंट है। यानी जो टर्मिनल पॉइंट है ओ बी वेक्टर का वो इनिशियल पॉइंट है बी सी वेक्टर का। तो ऐसी कंडीशन में ओ सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जिसे हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। यानी अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम करें तो वो इक्वल होगा कि हम सम करें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ वी हैव 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देन वी हैव ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ध्यान से समझना, पहले हमने सम किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए और बी का सम किया, उसके बाद जो भी हमको मिलता है उसे हम ऐड करते हैं सी वेक्टर में। तो ये इक्वल होगा कि पहले हम सम करें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का, और जो हमको मिलता है उसका सम किया जाए ए वेक्टर के साथ, तो ये इक्वल होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है एक नोट पॉइंट, जरा ध्यान से समझेंगे नोट पॉइंट को। नोट पॉइंट है फॉर ए वेक्टर ए वी कैन राइट, यानी अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर, दिस इज जीरो वेक्टर, इक्वल होगा जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर। यानी अगर हम वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करें या फिर जीरो वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करें तो इक्वल ए वेक्टर ही होगा। कुछ ऐसे ही है स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 5 में हम जीरो ऐड करें या जीरो में हम 5 ऐड करें, मिलता तो 5 ही है। तो ऐसे ही ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड किया जाए या जीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड किया जाए तो मिलेगा ए वेक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये जीरो वेक्टर है ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। यानी अगर हम किसी वेक्टर में एक स्केलर, स्केलर का मतलब होता है कोई भी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, उसको हम स्केलर कह सकते हैं जिसमें वेक्टर ना हो। तो यदि हम किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से समझेंगे, हमने लेट कर लिया एक वेक्टर ए और कोई स्केलर के स्केलर है, ए वेक्टर है। बड़े ध्यान से समझना, सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर हम किसी वेक्टर की किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट करा दें तो सिंपल जो भी स्केलर है उसकी उस वेक्टर में प्रोडक्ट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या होगी? के ए वेक्टर, के स्केलर है और ए वेक्टर है। सिंपल हमने उस के की यानी स्केलर की प्रोडक्ट करा देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है वेक्टर के साथ। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा कि यदि हम के ए वेक्टर जो हमको मिलता है उसकी प्रोडक्ट, के ए वेक्टर जो हमको मिला उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। देखिए ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, यानी के ए जो भी रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो वो बात इक्वल होती है कि अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें और उसमें स्केलर यानी के की मल्टीप्लाई करा दें तो वो इक्वल होगा। दोबारा समझिए इस पॉइंट को, हमने किसी एक स्केलर की मल्टीप्लाई किसी एक वेक्टर में कराई तो हमको मिला के ए वेक्टर। क्लियर? बेसिक है, क्वेश्चंस आएंगे मैं कराऊंगा आपको, वहां कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब बात है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड देखिए, यदि हम ए वेक्टर जो हमारे पास इनिशियली था उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसमें के की मल्टीप्लाई करा दें तो ये इक्वल होता है कि हम के ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल दें। बेसिक है, ओके। बाकी क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे वहां से। यहाँ पर तो आपको समझना है ताकि वहाँ ये ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज करनी है हमको यही ना पता लगे। ओके, चलिए, वैसे ये मैंने नोट आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। कोई भी वेक्टर होगा वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये जो कैप लगी है ए कैप, ये है यूनिट वेक्टर। और अगर हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से इनको समझ लिया तो मोर देन 70% एक्सरसाइज आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान तरीके से। ओके चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है। देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये आर पोजिशन वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके अब दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कहलाता है स्केलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ये हमारे पास वेक्टर है तो इसमें जो ये एक्स वाई और जेड है, दिस आर नोन एज स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये जो एक्स वाई और जेड है यही कहलाते हैं स्केलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके अब एक दूसरे तरीके का कंपोनेंट जो कहलाता है वेक्टर कंपोनेंट। अब वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर ये एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर नोन एज वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिंपल आता है एक्स वाई जेड और वेक्टर में एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट इट। आई कैप डिनोट या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप वाई एक्सिस को और के कैप जेड एक्सिस को। यानी अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर आई कैप होगा, यानी आई कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो 1 हो उसका, लेकिन वो डिनोट करता है डायरेक्शन को। ओके तो याद रखना एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पर, आपको बड़े ध्यान से समझने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। यदि हमारे पास दो वेक्टर्स कंपोनेंट की फॉर्म में है, ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप कंपोनेंट की फॉर्म में, और एक बी वेक्टर है हमारे पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ओके और हमसे कहा जाए, तीन नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, अगर हमसे कहा जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम कीजिए, यानी इनका रिजल्टेंट निकालिए कि इनका रिजल्टेंट क्या है, तो बड़ा सिंपल होगा। आई के कोफिशिएंट्स को एक तरफ, जे वाले कैप के कोफिशिएंट्स को एक तरफ और के कैप के कोफिशिएंट्स को एक तरफ ऐड कर देना है। तो क्या होगा, a1 प्लस b1 आई कैप, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप। तो ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए कि a वेक्टर और b वेक्टर का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, तो करते हैं जी डिफरेंस फाइंड आउट। a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, a1 माइनस b1 आई कैप, आई के कोफिशिएंट्स को हम कर रहे हैं डिफरेंस, और a2 माइनस b2 जे कैप, क्लियर। ओके ऐसे ही a3 माइनस b3 के कैप। तो यहां से आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, सम भी और डिफरेंस भी। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, if and only if. Be careful about it students. Two vectors are said to be equal if a1 equal b1, a2 equal b2 and a3 equal b3। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप एक बार फिर। मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें कहा जाए कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो हमें समझ लेना है कि a1 इक्वल होगा b1 के, a2 इक्वल होगा b2 के और a3 इक्वल होगा b3 के। अगर ये इक्वल है सो वी हैव टू वेक्टर्स इक्वल टू ईच अदर। ओके चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नोट पॉइंट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर a बाय एनी स्केलर k इज गिवन बाय। मान लो हम किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी समझाया था। एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मान लो हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर की प्रोडक्ट करा दें, तो क्या होगा, उस स्केलर की वेक्टर के ईच कंपोनेंट से प्रोडक्ट करानी होगी हमको। जैसे आई कैप के आगे a1 था तो हमने उस k की मल्टीप्लाई a1 में भी कराई, तो क्या हुआ k a1 आई कैप।
सिमिलरली क्या हुआ, KA2 J कैप एंड KA3 K कैप। क्लियर, ये K कांस्टेंट है, या फिर यूँ कहूँ कि ये K स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स जितने भी रहे हैं उन सब में मल्टीप्लाई होगी उस स्केलर की, तो हमें मिल जाता है के ए वेक्टर। बेसिक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नोट पॉइंट जो है ये हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये ध्यान से समझना। मान लेते हैं दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, वो कोलिनियर है, तो क्या कंडीशन ऐसी होगी कि दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, या हमें प्रूव करना हो कि दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और प्रूव कीजिए कि वो कोलिनियर है। तो ध्यान से समझना, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखो कंडीशन तो ये है कि वेक्टर बी इक्वल हो लैम्डा वेक्टर ए के। देखिए यहाँ पर लैम्डा एक स्केलर है, अब वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ, नेगेटिव में कुछ, या फ्रैक्शन में कुछ, स्केलर है। तो हमें ध्यान रखना है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के कोलिनियर हुए तो वहां पर बी वेक्टर इक्वल होगा लैम्डा ए वेक्टर के, यानी किसी की स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही होगी यहाँ पर। अब ये आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, लैम्डा अपने प्लेस पर है। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ओके, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब लैम्डा की प्रोडक्ट अंदर होगी तो क्या होगा, लैम्डा A1 I कैप प्लस लैम्डा A2 J कैप प्लस लैम्डा A3 K कैप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ध्यान से समझते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रूव की। अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो प्रूव कर देते हैं ये बात कि ये कोलिनियर होंगे। तो उसके लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी थी, ये वाली बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर। चलिए कर देते हैं। अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब B1 इक्वल रहा होगा लैम्डा A1 के, समझ रहे हैं ना आप। B2 इक्वल रहा होगा लैम्डा A2 के, और B3 इक्वल रहा होगा लैम्डा A3 के। तो इक्वल रख के डायरेक्ट लास्ट में हमको क्या मिलेगा, लास्ट में हमको मिलता है B1 अपॉन A1 इक्वल B2 अपॉन A2 इक्वल B3 अपॉन A3 इक्वल लैम्डा। सिंपल है बिल्कुल। अगर इन सब का रेशो इक्वल आता है किसी एक स्केलर के, देन वी कैन से दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमको वेक्टर्स गिवन थे वो क्या थे, कोलिनियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस को डिनोट करती है आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को के कैप। अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स के साथ, और एक पॉइंट Q x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स के साथ। अब देखिए जरा यहाँ पर दो वेक्टर्स, हम बात कर रहे हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनने वाले वेक्टर्स की बात। देखिए अब हमारे पास दो पॉइंट है P और Q, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स आप। तो अगर P और Q हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमसे कहा जाए वेक्टर PQ फाइंड करने के लिए, तो जरा ध्यान से समझना आप। वेक्टर PQ का मतलब हुआ कि P इनिशियल पॉइंट है और Q टर्मिनल पॉइंट, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका। ऐसी कंडीशन में यानी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो P टू Q है, P से Q की तरफ। ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर होता है वो होता है टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब टर्मिनल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 z2, और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1। तो यहाँ पर जो PQ वेक्टर होगा वो ऐसे इक्वल होगा कि x2 माइनस x1 i कैप, ये आप देख रहे होंगे। सिमिलरली y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। ओके, यानी हमें ध्यान रखना है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स में कि हमको टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है कोऑर्डिनेट्स में, तो हमको मिल जाता है वेक्टर PQ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, ये मैंने आपको समझाई रखा है। मैग्नीट्यूड इसका कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ओके, अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड कीजिए QP वेक्टर, यानी वेक्टर QP, यानी वो वेक्टर जो Q से डायरेक्टेड है P की तरफ, यानी इनिशियल पॉइंट Q और टर्मिनल पॉइंट P। देखते हैं जरा। अब इनिशियल पॉइंट हुआ Q और टर्मिनल पॉइंट हुआ P,
तो इस कंडीशन में हम टर्मिनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमको मिलेगा x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप एंड z1 माइनस z2 k कैप। ओके स्टूडेंट्स, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका ऐसे, ये मैंने आपको समझा ही रखा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सीखा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में कि अगर हमें कहा जाए कि P से Q की तरफ जाने वाले वेक्टर यानी वेक्टर PQ में आप वेक्टर फाइंड कीजिए, तो उसमें P इनिशियल पॉइंट था, Q टर्मिनल था, तो हमने टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। और अगर हमें निकालना हो QP वेक्टर, तो Q इनिशियल है और P टर्मिनल, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स, तो हमें फाइंड हो जाएगा QP वेक्टर। ओके, ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, दोनों मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, PQB और QPB। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.2। एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूले का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस के साथ। ऐसी